Hello students, how are you? I guess you all are fine and you all are doing well. Okay. In previous class we had discussed so many things. हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया था. ओके. अगर आपको याद आ रहा होगा तो हमने उस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा. हमने ब्रीदिंग का डेफिनेशन पढ़ा. ब्रीदिंग किस तरह सेलुलर रेस्पिरेशन से डिफरेंट है हमने वो भी देखा. ओके. उसके बाद हमने ये भी देखा कि हाउ ब्रीदिंग इज एसोसिएटेड विथ द सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस. फिर हमने देखा कि अगर प्राणी हैं तो उनमें अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं. फिर हमने ये डिस्कस करने के बाद हमने पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे डिस्कस किया जो कि स्टार्ट होता है आपका एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से. फिर नेजल पैसेज नेजल चैम्बर से होते हुए वो नेजोफेरिंग्स में जा रहा है. फिर उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद आपका ग्लॉटिस से होते हुए लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद हमने देखा प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और फिर वो एंड हो गया एल्वियोलाई में. ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया पिछले क्लास में. तो और हमने सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बात भी किया है. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसी चैप्टर का ही जो कि है आपका लंग्स. देखिए बच्चों, सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो अगर हम एक पिक्चर देख रहे हैं तो उस पिक्चर का मेन किरदार जो हीरो होता है, राइट. अभी तक वो हीरो आया नहीं था चैप्टर में. अब आपके सामने वो हीरो प्रेजेंट है जिसके बिना ये चैप्टर अधूरा है. क्योंकि ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है तो ऑब्वियसली, और वो भी मैमल्स की बात कर रहे हैं तो लंग्स के बिना ये चैप्टर अधूरा है. तो हम अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे अबाउट द लंग्स. ओके. तो अगर हम लंग्स की बात करते हैं तो पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, लंग्स दिखने में कैसा है. ये एक पिंक कलर का ऑर्गन है जो कि स्मूथ स्मूथ होता है, ठीक है. बट नो मसल्स, मसल्स नहीं होते. ओके. तो अगर ये अगर इसमें मसल्स नहीं होते तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है इसमें अपना खुद का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का पावर तो होगा नहीं. तो वो ऑब्वियसली किसी और पे डिपेंड करता है. हम आगे देखेंगे कि किस तरह से उस पे उसका जो पल्मोनरी वॉल्यूम है उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते. हम आगे देखेंगे. तो पहले तो हम जानते हैं कि लंग्स का जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से प्रेजेंट है. तो बच्चों देखिए, एनसीईआरटी कहता है कि लंग्स इज एन एयर टाइट चैम्बर. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. लंग्स इज एन एयर टाइट चैम्बर. ओके. ये एक एयर टाइट चैम्बर है. तो अगर लंग्स एक एयर टाइट चैम्बर है इसका मतलब एयर का अंदर आना जाना ये मुमकिन नहीं है, ठीक है. अगर एनाटॉमिकल सेटअप की हम बात करें, एनाटॉमिकल सेटअप की बात करें, एनाटॉमिकल सेटअप. ओके. तो बच्चों एनाटॉमिकल सेटअप की अगर हम बात करेंगे तो पीछे साइड से डॉर्सली, ओके, डॉर्सली लंग्स को किसने ढका हुआ है. डॉर्सली लंग्स को वर्टिब्रल कॉलम ने कवर किया हुआ है. ओके. डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम ने कवर किया हुआ है. वेंट्रल साइड से अगर हम बात करें तो वेंट्रल साइड से है आपका स्टर्नम. ओके. वेंट्रल साइड से आता है आपका स्टर्नम. दिस इज फ्रॉम द वेंट्रल साइड्स, आगे से जिसे हम कहते हैं वेंट्रल साइड. वेंट्रल साइड से कौन है. स्टर्नम, जिसे आप ब्रेस्ट बोन कह रहे हैं, ठीक है. डॉर्सल साइड से है पीछे साइड से वर्टिब्रल कॉलम. सामने के साइड डॉर्सल साइड से है आपका सॉरी वेंट्रल साइड से है आपका स्टर्नम. ओके. और नीचे साइड से अगर हम देखते हैं, नीचे के साइड से इंफीरियरली, तो इंफीरियरली डायफ्राम से कवर्ड है वो. डायफ्राम जो कि एक डोम शेप स्ट्रक्चर है, गुंबद आकार का. ओके. लेटरली देखिए, अगर हम लेटरली मतलब साइड से, तो लेटरली अगर हम देखें तो साइड से हमारे पास क्या है, रिब्स. ओके. तो लिटरली लंग्स को कवर कौन कर रहा है. लिटरली कवर कर रहा है आपका रिब्स, लेटरल साइड से. ओके. एनसीईआरटी ने सिर्फ यहां तक बताया है. तो बच्चों थोड़ा सा हम एक पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा जान लेते हैं. इंफीरियरली अगर डायफ्राम है तो ऑब्वियसली सुपीरियरली भी तो कोई होगा. तो सुपीरियरली की अगर हम बात करते हैं तो सुपीरियरली हमारे पास क्लेविकल है जिसे आप कहते हैं क्या,
जिसे आप कहते हैं कॉलर बोन। ओके, क्लेविकल। ठीक है, ये है आपके लंग्स का एनाटॉमिकल सेटअप। मतलब अगर मैं लंग्स को देखती हूँ तो पीछे साइड से मेरा आएगा वर्टिब्रल कॉलम, आगे के साइड से रहेगा इस तरह से स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन। ठीक है, लिटरल साइड साइड से रहेगा आपका रिब्स। ओके, नीचे के साइड डोम शेप गुंबद आकार का है हमारा डायफ्राम, और ऊपर सुपीरियर साइड में है आपका क्लेविकल, या जिसे हम कॉलर बोन कहते हैं। ओके, ये है आपके लंग्स का एनाटॉमिकल सेटअप। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखिए, अब थोड़ा सा बात कीजिए कॉन्सेप्ट पे, हम अभी डिस्कस करेंगे। वो ये है कि देखिए बच्चों, ये जो लंग्स है, लंग्स का जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं रफली ड्रॉ करती हूँ तो लंग्स को कवर करने के लिए हमारे पास दोनों साइड से इस तरह का एक डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अगर मैं एक लंग्स को ड्रॉ करती हूँ तो वैसे हमारे पास पेयर ऑफ लंग है, बट मैं अगर एक लंग को ड्रॉ करती हूँ तो मेरे पास लंग्स को ढकने के लिए दोनों साइड से, आउटर और इनर साइड दोनों साइड से मेरे पास डबल लेयर मेम्ब्रेन है, और उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, इस प्लूरल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से यहाँ पे दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर पानी भरा हुआ है, फ्लूइड। ओके, बोथ द प्लूरल मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय फ्लूइड मीडियम। तो पहले हम जानते हैं कि ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है इसको हम क्या एक नाम देंगे। देखिए, जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, प्लूरा का ही पार्ट है, उसे हम आउटर प्लूरा ना कहकर उसे हम पेराइटल वर्ड का नाम देंगे। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दैट प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेराइटल प्लूरा। ओके, इसका कनेक्शन डायरेक्टली थोरैसिक कैविटी के साथ होता है। ओके, और जो इनर मोस्ट लेयर है ये अंदर वाला, इसे हम इनर प्लूरा नहीं कहेंगे। इनर प्लूरा ना कहकर इसे हम एक नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड विसरल प्लूरा। ओके, और इसका कनेक्शन किसके साथ होता है? डायरेक्टली लंग सरफेस के साथ होता है। ओके, अब बच्चों यहाँ पे क्या एक कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। देखिए, देयर लाइज अ कॉन्सेप्ट हियर। सिंस lungs is smooth organ but it has no muscles, so obviously it has to depend upon the thoracic cavity. Okay, इसी वजह से एनसीईआरटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, और वो लाइन क्या है? एनी चेंज in the volume of thoracic cavity will be reflected in the what? It will be reflected in the inner pleural cavity. ओके, अगर बाहर की थोरेसिक कैविटी में अगर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव आता है वॉल्यूम में, तो वो रिफ्लेक्शन हमें प्लूरल कैविटी पे देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर? ओके, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि ये दोनों के बीच में जो फ्लूइड है जिसे हम कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, ये है आपका प्लूरल फ्लूइड जिसको मैंने रेड में मार्क किया है। दिस इज कॉल्ड एज योर प्लूरल फ्लूइड। ओके, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ प्लूरल फ्लूइड? देखिए बच्चों, जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर हमारे पास दो मेम्ब्रेन है इस तरह से, ये बाहर वाला और ये अंदर वाला, और उन दोनों के बीच में अगर पानी भरा हुआ है, तो आपको नहीं लगता इन दोनों के बीच में जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के बीच में एक घर्षण पैदा होगा जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन? ओके, तो ये प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है? ये उस घर्षण को मिनिमाइज करता है, कम करता है। ओके, सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड? minimize minimize fraction minimize friction, it minimizes friction between the pleural membranes. Okay, minimizes friction between the lung surface. ओके, इस घर्षण को मिनिमाइज करने की जिम्मेदारी होती है प्लूरल फ्लूइड की। ओके, क्लियर? ये था, बाहर से मैंने आपको लंग्स के बारे में बताया।
लंग्स पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, एक स्मूथ ऑर्गन है, स्पंजी ऑर्गन है, और उसमें कोई मसल्स नहीं होते, इट हैज नो मसल्स. देन इफ वी टॉक अबाउट द एनाटॉमिकल सेटअप, then from the dorsal side it is surrounded by vertebral column, from the ventral side it has sternum, from the lateral side it has ribs, inferiorly diaphragm, superiorly we have the collarbones. Okay, clear? Clavicle. अब बोलते हैं कि लंग्स एक एयरटाइट चैम्बर है. ओके, और कोई भी चेंज अगर थोरेसिक कैविटी में होता है तो उसका रिफ्लेक्शन हमें प्लूरल कैविटी में देखने को मिलता है. तो बच्चों यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आता है. क्या? देखिए, अगर कोई चेंज थोरेसिक कैविटी में होता है तो उसका रिफ्लेक्शन प्लूरल कैविटी में देखने को मिलता है. इसका मतलब प्लूरल कैविटी इज नॉट इंडिपेंडेंट, right? It is dependent on thoracic surface or thoracic cavity. That's why one very important line of NCRT, what is that? We cannot directly, okay, we cannot directly alter मतलब बदलना, alter the pulmonary volume. ओके, हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि लंग्स का खुद का कोई मसल नहीं होता कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करे. ठीक है, रादर वो डिपेंड कर रहा है थोरेसिक कैविटी पे, और कोई चेंज थोरेसिक कैविटी पे होता है तो उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है हमें लंग के कैविटी के अंदर. ओके, तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया. अब थोड़ा सा हम इंटरनल एनाटॉमी ऑफ लंग्स लंग्स पे जाएंगे, जिसके लिए मैं आपको एक एनसीईआरटी का जो फिगर है, जो डायग्राम है, वो मैं आपको दिखा के समझाना चाहूंगी. जस्ट ए मिनट स्टूडेंट्स. ये देखिए बच्चों, ये तो मेरा पिछला क्लास का कॉन्सेप्ट है, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. ये है आपका एनसीईआरटी का डायग्राम. यहाँ मुझे आपको कुछ चीजें बतानी है, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, इस डायग्राम में ये क्या है? ये है आपका कट सेक्शन ऑफ द रिब्स. मतलब हम साइड से अगर देखते हैं तो रिब्स का एक टुकड़ा लगा हुआ है, कट सेक्शन है यहाँ पे रिब्स का. तो अब जब हम लंग्स के अंदर चले जाएंगे, इंटरनल एनाटॉमी में जाएंगे, तो पहले तो ये देख लीजिए. देखिए यहाँ पे डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन बनाया गया है. ओके, और इस प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर इट इज फिल्ड विथ प्लूरल फ्लूइड विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, now, if we are watching the internal anatomy of the lungs, then please remember, children, the lungs internal anatomy says we have two lungs, one is left side and other is your right side. याद रखिए, राइट साइड के लंग्स पे तीन लोब्स होते हैं. लंग्स इज अ लोब्ड ऑर्गन, याद रखिएगा, पार्टीशन जिसे हम कहते हैं. ओके, इसमें तीन लोब होते हैं. इस तरह से लंग्स डिवाइडेड है. ठीक है, ये एक लोब हो गया, ये एक लोब हो गया, और ये एक लोब हो गया. ओके, तो लंग्स को जो लोब डिवाइड कर रहा है, दैट पार्टीशन, उस पार्टीशन को हम एक नाम देते हैं. क्या ना? इसे हम ऑब्लिक फिशर कहेंगे. ऑब्लिक फिशर. ओके, और इसे हम ट्रांसवर्स फिशर कह सकते हैं. ओके, तो ये फिशर का मतलब क्या होता है? फिशर का मतलब होता है, फिशर मतलब एक डीप पार्टीशन जिसे हम कहते हैं. ठीक है, तो लंग्स अगर तीन लोब में बढ़ गया, इसका मतलब ऊपर का हिस्सा को मैं सुपीरियर कह सकती हूँ, मिडिल हिस्सा को मिडिल कह सकती हूँ, और नीचे वाले हिस्से को इंफीरियर कह सकती हूँ. ठीक है, लेकिन लेफ्ट लंग की जब हम बात करेंगे तो लेफ्ट लंग्स के अंदर तीन लोब नहीं होते. लेफ्ट लंग के अंदर केवल दो ही लोब होते हैं, बिल्कुल इस तरह से. ओके, तो अगर यहाँ पे दो ही लोग होते हैं, एक सेकेंड, ये देखिए बच्चों,
तो अगर यहाँ पे दो ही लोग होते हैं, मतलब इस तरह से पार्टीशन है यहाँ पे, लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर दो ही लोब है, मतलब ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये चला गया आपका सुपीरियर में और ये चला गया आपका इंफीरियर में। ओके। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस लोब में जो फिशर है वो कौन सा फिशर है? इसे हम ऑब्लिक फिशर कहते हैं। मतलब ऑब्लिक फिशर इज प्रेजेंट इन बोथ द लोब्स ऑफ द, मीन्स बोथ द लंग्स यू कैन से। ओके, oblique is present in both. अच्छा, this is समथिंग अबाउट द इंटरनल एनाटॉमी ऑफ द लंग्स। इसके अलावा आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में। चिल्ड्रन देखिए, दो लंग्स के बीच में हमारा हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है? तो हार्ट जो है वो हमारे लंग्स के बीच में प्रेजेंट है। अब मार्क कीजिए, जो लेफ्ट लंग्स है आप देख रहे हैं, दिस इज द लेफ्ट लंग्स। कैन यू मार्क देयर इज अ स्मॉल डिप्रेशन विच इज सीन इन केस ऑफ लेफ्ट लंग, दिस पर्टिकुलर पार्ट। लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको और अच्छे से हाईलाइट हो पाए। ये देखिए, अब मान कीजिए यहाँ पे एक गड्ढा जैसा बना हुआ है, देयर इज अ डिप्रेशन विच इज सीन इन केस ऑफ लेफ्ट लंग्स ओनली। ओके, इस गड्ढे और इस डिप्रेशन को हम एक नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच। ओके, इसे कार्डियक नॉच कहा जाता है। समझ में आया? मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हार्ट जो है वो आके फिट हो जाता है। दैट्स व्हाई वी यूज टू से दैट हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। ओके, क्योंकि उसको भगवान ने रहने के लिए उस जगह पे बिठाया है, मतलब उसका सॉकेट वहां पे है। ठीक है, तो वो वहां पे जाके फिट हो जा रहा है। अच्छा, अब हार्ट जो अंदर प्रेजेंट है लंग्स के बीच में, जो खाली जगह जिसके अंदर हार्ट है, दैट एम्प्टी स्पेस विच कीप्स द हार्ट इनसाइड, एंड दैट एम्प्टी स्पेस इज कॉल्ड एज मीडिया स्टेनम। ओके, उसको हम मीडिया स्टेनम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका इंटरनल एनाटॉमी ऑफ लंग्स। लंग्स के एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम जाएं तो हमने प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बारे में पढ़ा, प्लूरल फ्लूइड के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने थोड़ा सा आउटर प्लूरा क्या है, विसरल प्लूरा क्या है, ये हमने देखा। ओके, उसके बाद फिर थोड़ा सा हम बाहर चले जाए तो लंग्स के लोब्स भी हमने डिस्कस किया, दैट इट हैज 3 lobes in right side and 2 lobes in left side, with cardiac notch in the left part where heart gets fit there, and the space keeping the heart, that space is the mediastinum. Okay, these all things we had discussed children, ये सब हमने डिस्कस किया। now comes the most important part, that is your alveoli. Okay, you know alveoli is a vascularized bag like structure। ये जो alveoli है, इस alveoli के स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो मान कीजिए कि दिस इज योर alveoli। मैं आपको पिछले क्लास में बता चुकी हूँ कि दोनों लंग्स में 300 मिलियन एल्वियोलाइज आर प्रेजेंट। सो इफ वी विल सी द एल्वियोलाई, तो मैं आपको बता देती हूँ एल्वियोलाई को सराउंड करता हुआ, ओके, देयर इज वन एपिथेलियल टिश्यू, और शायद आप सब ये जानते होंगे, एंड दिस एपिथेलियम विच सराउंड्स द एल्वियोलाई विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन, और इसे हम क्या कहते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम कहते हैं। ओके, ये है आपका स्क्वैमस एपिथेलियम, और ये अंदर की जो कैविटी है ये है आपकी एल्वियोलर कैविटी। ओके, क्लियर? ठीक है, और ये एल्वियोलर कैविटी जो है ये आपके ब्लड कैपिलरीज के संपर्क में हमेशा रहने की कोशिश करता है ताकि गैस जो है वो एक्सचेंज प्रॉपरली हो पाए। तो ये आपका ब्लड कैपिलरीज है और ये आपके आरबीसीज है। अगर हम बात करें तो दिस इज योर आरबीसी। तो हमने कैपिलरी का एक ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पे बनाया, तो हमें पता चला कि दिस इज द alveolar drawing which I have drawn, and how it is just nearby any capillary so that gas exchange takes place properly, that we had discussed. Okay, अब बच्चों यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहूंगी। जो एल्वियोलाई होते हैं, उस एल्वियोलाई के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, जिसमें से एक सेल को कहा जाता है नीमोसाइट 1। ओके, जिसका काम होता है सिर्फ गैस एक्सचेंज में हेल्प करना। ओके, और जो दूसरा सेल होता है उसको हम कहते हैं नीमोसाइट 2। नीमोसाइट 2, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों। नीमोसाइट 2 एक ऐसा सेल है जो कि लेसिथिन को कंटेन कर रहा है, और लेसिथिन क्या है, आप सब बायोमोलिक्यूल्स में ये चीज पढ़े होंगे, दैट इज वन टाइप फॉस्फोलिपिड।
ओके, एंड यू नो व्हाट इज द रोल ऑफ लेसिथिन? लेसिथिन एक सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है, सर्फेक्टेंट। ओके, सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है? ये सरफेस टेंशन को मिनिमाइज करता है। एल्वियोलाई के अंदर जो सरफेस टेंशन है उसको ये मिनिमाइज करेगा और हमेशा चाहेगा कि अंदर गैस एक्सचेंज प्रॉपरली होता रहे। ठीक है, तो ये एक सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है। ये था आपका, दिस इज द कंप्लीट आइडिया अबाउट योर लंग्स, एल्वियोलाई, ब्रीफली आई हैड डिस्कस्ड। ओके, अच्छा, अब हम जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की तरफ जो हम डिस्कस करेंगे, कि ताकि हम आगे वाले चैप्टर के लिए उस कॉन्सेप्ट को इकट्ठा कर पाए, आगे वाले टॉपिक के लिए हम उस कॉन्सेप्ट को इकट्ठा कर पाए। एंड व्हाट इज दैट? देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस चिल्ड्रन, ये तो हमने डिस्कस किया अबाउट द लंग्स। लंग्स हमने देख लिया क्या होता है। अब थोड़ा सा समराइज करते हैं कि रेस्पिरेशन के स्टेप्स किस तरह से होंगे। लंग्स क्या है, एल्वियोलाई क्या है, हमने अब तक पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे के पार्ट्स डिस्कस कर लिया। हमने नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, लंग्स, ये सब हमने डिस्कस किया। दैट वाज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ आई वांट टू टेल यू कि इस पूरे रेस्पिरेटरी प्रोसेस में जो चल रहा है प्रोसेस, उसको हम पर्टिकुलर कुछ स्टेप्स में बांटते हैं। ठीक है, तो वो जानने से पहले अब थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और देखिए, गौर कीजिए यहाँ पे वन इम्पोर्टेंट थिंग। देखिए, हमारा जो पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे है, जिसको मैंने अभी बार बार मैं आई एम रिपीटेडली समराइजिंग इट, it starts from external nostril, then your nasal passage, then your nasal chamber, nasopharynx. This all thing we had already seen, right? So, children, don't you think your external nostril, nasal passage, nasal chamber, nasopharynx, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा पार्ट अप टू ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, इसको हम कंडक्टिंग जोन का नाम देते हैं। इट इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग जोन। Now, what is conducting zone, children? Conducting zone का मतलब होता है ट्रांसपोर्टिंग जोन। इनका काम हवा को पहुंचाना। ठीक है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दे हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। नाउ वी विल डिस्कस। द फर्स्ट फंक्शन इज ह्यूमिडिफिकेशन, नमी पैदा करना। ठीक है, जो हवा है उस हवा में नमी पैदा करता है, मॉइस्चर देता है ये। क्योंकि अगर हवा सूखा जाएगा तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट छिल सकता है। ओके, तो ह्यूमिडिफिकेशन ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखता है। देन सेकेंड, नंबर टू, ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके रखता है। ओके, ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स। एंड देन कम नंबर थ्री, थर्ड फंक्शन, इसका काम क्या होता है? मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ एयर। ओके, देखिए ये क्यों जरूरी है? मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ एयर। देखिए, बाहर जो हवा है उसका तापमान हमारे बॉडी के साथ सेम नहीं है। द टेम्परेचर इज नॉट सेम। तो ये क्या करता है? बाहर की हवा के तापमान को हमारे बॉडी के टेम्परेचर के साथ इक्वल करता है। ठीक है, ये काम है आपके कंडक्टिंग जोन का, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम नॉस्ट्रल्स टू ब्रोंक्यूल्स। ओके, अब बच गया क्या ना? दिस ब्रोंक्यूल्स, याद करो स्टूडेंट्स, दैट इट एंड्स इन अ vascularized bag like structure called alveoli। इसका डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, so children, if this is your alveoli, then don't you think this is not a part of conducting zone? Rather, it is a part of respiratory zone। ओके, रेस्पिरेटरी जोन। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकती हूँ कि इस पूरे रेस्पिरेटरी पाथवे को हम दो भाग में बांटते हैं। द वन, फर्स्ट इज योर कंडक्टिंग जोन and the other one is called the respiratory zone. Now, what is the function of respiratory zone, children? They have only one function, and what is that? Exchange of gases. Okay, gas को exchange करना। Fine. So these are all about your different parts of your रेस्पिरेटरी पाथवे, जिसको हमने दो भाग में बांटा एज पर एनसीईआरटी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब फिर देखते हैं कि आगे क्या है। देखिए, जैसा कि मैं कह रही थी कि दिस कंप्लीट पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन, जो प्रोसेस हमने देखा, इट इज समराइज्ड इन एनसीईआरटी विथ डिफरेंट स्टेप्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। ऐसा नहीं कि कोई भी सीक्वेंस कहीं से भी कोई स्टेप उठा के पहले हो जा रहा है फिर बाद में दूसरा हो रहा है। नो, इट इज इन प्रॉपर सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेटेड मैनर। ओके, सो व्हाट इज दैट सीक्वेंस?
द फर्स्ट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें आप ब्रीद कर रहे हैं, मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना. ओके. देन द सेकेंड टाइप ऑफ स्टेप इज कॉल्ड एज गैस एक्सचेंज बिटवीन योर लंग्स एल्वियोलाई एंड बिटवीन योर ब्लड. मतलब एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में गैस का लेना देना, ऑक्सीजन और CO2 का अदला बदली. ओके. देन थर्ड स्टेप में क्या हुआ, अगर गैस का अदला बदली हुआ इसका मतलब गैस का ट्रांसपोर्ट होगा, वो जाएगा. सो थर्ड स्टेप इज योर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ओके. एंड देन कम्स योर फोर्थ स्टेप. फोर्थ स्टेप को हम क्या कहते हैं ना, हियर देयर इज गैस एक्सचेंज अगेन. बट मार्क कीजिए पिछले वाले स्टेप में देयर वाज एन एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड. ओके. बट हियर देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज. ओके. मतलब ऑक्सीजन टिश्यू को मिल गया, टिश्यू का CO2 ब्लड ने ले लिया. ठीक है. सो देयर इज एन टू टाइम्स एक्सचेंज चिल्ड्रन, रिमेंबर. ओके. So this is your fourth step, and then comes your last step, which is called as cellular or tissue respiration, जहाँ पे ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है. Okay, so children, you have to remember these steps in a sequential manner. Okay, you can get MCQ question from here, that if all the steps may be present in a jumbled way, and you have to ask, means the examiner will ask you to arrange all the step in a proper coordinated sequence. Okay, so that you have to remember the sequence. Fine. So this was all about your steps, or the different phases or steps of your respiration process. Okay, children. Now I want to show you something so that we will gather the concept for the next topic, which is coming under mechanism of breathing. Okay. Children, remember first, what are the uh, muscles which are taking part in the breathing process, which we will discuss. देखिए, तो अगर हम ब्रीदिंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो ब्रीदिंग के पूरे प्रोसेस को चलाने के लिए हमें, क्योंकि लंग्स के पास अपना खुद का मसल्स नहीं होता. ओके. तो कुछ चीजें हैं जो हेल्प करती हैं ब्रीदिंग में लंग्स को, जिसमें से पहला है आपका डायफ्राम. ओके. आप देख पा रहे होंगे डायफ्राम जो होता है लंग्स के नीचे ऐसा डोप शेप एक स्ट्रक्चर होता है. ओके. ये डायफ्राम जो है ये हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है. दिस इज हाईली मस्कुलर. और इसमें कौन से मसल्स पाए जाते हैं? दिस इज द फ्रेनिक मसल्स, याद रखिएगा. ओके. क्लियर. ये आपके रेडियल मसल्स होते हैं. रेडियल मतलब इस तरह से अरेंज होते हैं, जस्ट इन द फॉर्म ऑफ रेडियस, लाइक दिस. ओके. रेडियल मसल्स होते हैं. Then the second type of muscles is your intercostal muscles. Very important, children. Intercostal muscles. Okay. अब देखिए, here is an image in front of you. This is your ribs. ओके. अब आप मार्क कीजिए, ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ये आपका हाइलिन कार्टिलेज है. ओके. जो कि रिब्स को स्टर्नम से जोड़ के रखता है, बांध के रखता है. सो चिल्ड्रन, नाउ कम टू मसल्स. देखिए, आपको यहाँ पे दो तरह के मसल्स दिखाई दे रहे होंगे, देख पा रहे होंगे. एक है आपका EICM नाम है, मतलब दिस इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, मतलब रिब्स के बाहर के साइड है. ठीक है. और एक मसल है जो आप देख रहे होंगे जिसे हम कहते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, देख पा रहे होंगे. ठीक है. ये आपका इंटरनल इंटरकोस्टल है और ये आपका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है. तो ये दोनों के दोनों मसल एक साथ मिलके ब्रीदिंग मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं. ओके. क्लियर. और साथ में प्रेशर ग्रेडियंट भी क्रिएट होता है. यू नो दैट कि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर होता है वो है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो कि बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंट्रा प्लूरल प्रेशर. ठीक है. इसी वजह से लंग्स का जो रक्षा है वो मेंटेन हो पा रही है. ठीक है. तो इन द अपकमिंग टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट हाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग is taking place in case of your lungs by the help of different type of muscles, and how the steps will carry forward with inspiration and expiration. Okay. So thank you, students. Thank you for your patience. Have a great and enjoyable day, and I hope in the next class we will meet again with full energy and motivation. Okay.